हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 हिंदी विषय की सीरीज में हमने आपकी नई बुक 2026-27 के अनुसार प्रथम अध्याय माँ कह तो कहानी की संपूर्ण व्याख्या और आपके अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिस्कस करवा दिया है। साथ ही साथ आपकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय की क्लासेस भी चल रही है। वो सारी क्लासेस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास के अंदर कक्षा 7 की नई बुक, जो नई पुस्तक है मल्हार, उसके अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है तीन बुद्धिमान, इस अध्याय की संपूर्ण व्याख्या को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो पहले आप चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें, ताकि एक बार आपको जब पाठ पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत प्यारी कहानी है तीन बुद्धिमान वाली, में तीन भाइयों की बात कही गई है। बहुत अच्छी कहानी है। आप एक बार कहानी को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर वाली क्लास देखना, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न उत्तर की ये क्लास शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर पहला प्रश्न है क, कह रहा है लोक कथा के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा क्या बनाना है, उसके सामने आपको तारा यानी कि स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, यानी आपको सही उत्तर का चयन करना है और उसके सामने तारा बनाना है। और एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। देखो यहां पर पहला प्रश्न, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने, लोक कथा के अंदर जो पिता है उसने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। संचय करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, है ना। संचय करने का मतलब इकट्ठा करना। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? लोक कथा में पिता है वो अपने बेटों से कहता है कि बेटो, हमारे पास न तो कोई धन दौलत है और न ही कोई सोना चांदी है। तो फिर पिता ने यहाँ पर कौन सा धन इकट्ठा करने की बात कही है? तो यहाँ पर पिता ने अपने तीनों बच्चों को पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करने की बात कही है। यहाँ पर पिता ने अपने तीनों बेटों से पैनी दृष्टि यानी अपनी तेज दृष्टि की, अपनी नजरों से कुछ भी बचना नहीं चाहिए, और तीव्र बुद्धि का विकास करने की बात पिता ने अपने तीनों बेटों से यहाँ पर कही है। तो यहाँ पर जो कथन नंबर बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है कि तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जब हमने कहानी को पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि तीनों भाइयों ने ऊंट को बिना देखे ही ऊंट की सारी विशेषताएं, कि ऊंट बहुत बड़ा है, एक आंख से अंधा है और ऊंट के ऊपर एक महिला और एक बच्चा सवार होकर बैठे थे, ये सारी बातें उन्होंने बिना देखे ही ऊंट को बता दी थी। तो यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें यह पता चलता है कि समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमें किसी भी समस्या को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें उस चीज को ध्यान से देखना, यानी हमारी पैनी दृष्टि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम किसी समस्या को अच्छे से सुलझा सकते हैं। जिस तरह तीनों भाइयों ने ऊंट को बिना देखे ही केवल अपने आसपास की गतिविधियों को देखकर उस ऊंट के बारे में सारी विशेषताएं बता दी थी, कि ऊंट काफी बड़ा है, एक आंख से अंधा है और ऊंट के ऊपर एक महिला और एक बच्चा क्या कर रहे थे? सवारी कर रहे थे। तो किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उस समस्या को पहले ध्यान से देखना, उसका ध्यान से निरीक्षण करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? लास्ट में जब वो घोड़े वाला व्यक्ति, जो ऊंट का मालिक था, जिसका ऊंट खो गया था,
जब वो तीनों भाइयों को राजा के सामने लेकर जाता है और राजा उनकी परीक्षा लेता है और अंततः राजा तीनों भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास कर लेता है। तो राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया था? तो क्यों किया था? क्योंकि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ में राजा को अच्छे से समझा दी थी। भाइयों ने अपनी जो बात थी वो तर्क के साथ, उचित कारणों के साथ राजा को अच्छे से समझा दी थी कि उन्होंने किस तरीके से ऊंट के बारे में बिना देखे ही सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो जब राजा ने उनकी बातों को अच्छे से सुना, समझा और राजा ने जब उनकी परीक्षा ली और उसमें भी जब वो पास हो गए, तो फिर राजा को इन भाइयों, तीनों भाइयों की बुद्धिमत्ता पर क्या हो गया? विश्वास हो गया। तो यहां पर पहला कथन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े हम। चौथा है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा हुआ है? तो जब हमने कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हमें एक बात समझ आई है कि अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यदि हमें किसी भी बात पर निर्णय देना है, किसी को सजा देनी है, कोई निर्णय करना है, तो सदैव और सदैव पहले उसकी अच्छे से जांच हो, उसके बाद कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला किया जाना चाहिए। जैसे कि इस कहानी के अंदर राजा के द्वारा बहुत अच्छे से जांच पड़ताल परीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया कि वास्तव में उन तीनों भाइयों ने ऊंट की चोरी नहीं की थी। तो उसी तरह भले कैसी ही भी जीवन में परिस्थिति हो, आपको यदि किसी पर डिसीजन लेना है तो पहले उसकी अच्छे से गहराई से जांच होना जरूरी है। ठीक, आगे बात करें। अगला है ख भाग, है ना। यानी पहले प्रश्न का जो क भाग था, क के अंदर 4 प्रश्न थे, अब है ख भाग। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हो। अभी जो हमने 4 प्रश्न पढ़े क के अंतर, तो प्रश्न कह रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई दोस्त होगा, उन्होंने उन चारों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग चुने होंगे। अपने मित्रों के साथ चर्चा करो और ये बताओ कि आपने जो पीछे हमने 4 प्रश्न पढ़े हैं उनके उत्तर यही क्यों चुने, है ना। अभी जो हमने क के अंतर्गत 4 प्रश्नों के उत्तर देखे, हो सकता है कि आपका कोई मित्र होगा, उसने उसके उत्तर अलग अलग टिक किए होंगे। तो अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है और बताना है कि आपने उन्हीं उत्तर का चयन क्यों किया है। ठीक, देखो यहां पर मैंने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने, ये देखो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि जो अभी हमने पीछे उत्तरों का चयन किया था वो क्यों किया है। तो देखो मैंने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने क्योंकि लोक कथा में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि तीनों भाइयों की पैनी दृष्टि और बुद्धि ही उनकी सबसे बड़ी क्या थी? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जैसा हमने इस कथा के अंदर पढ़ा है। फिर पिता ने उन तीनों भाइयों को, है ना, उसके तीनों बेटों को यह सलाह दी थी और उन्होंने इसका उपयोग ऊंट और पेटी के बारे में सटीक जानकारी दी। यानी उस जानकारी का उपयोग करते हुए, अपनी पैनी दृष्टि और बुद्धि का उपयोग करते हुए तीनों भाइयों ने ऊंट और पेटी को बिना देखे ही, बिना टच किए ही उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। राजा ने भी उनकी बातों को तर्क और जांच के आधार पर अंत में सही माना। और मेरे मित्रों के साथ चर्चा में भी मैं यही समझाऊंगा कि कहानी का मुख्य संदेश वो क्या है कि बुद्धि और अवलोकन की शक्ति है ना। और यही कारण है कि मैंने पीछे जो प्रश्न थे उनमें ये उत्तर चुने हैं। कविता के अनुसार, सॉरी, कहानी के अनुसार जो जो चीजें कहानी में बताई गई है, ठीक उसी संदर्भ का उपयोग करते हुए मैंने आपके पीछे वाले चारों प्रश्नों के उत्तर का चयन किया था। ठीक है डियर, तो ये प्रश्न ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। अगला प्रश्न कौन सा है? पंक्तियों पर चर्चा। आपके सामने कुछ पंक्तियां दी जाएगी, उनका क्या अर्थ आपको समझ में आता है वो यहां पर लिखना है। देखो क, कुछ पंक्तियां दी गई है। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी
और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में उन्नीस नहीं रहोगे। है ना? ये बात किसने कही है? ये बात उस पिता ने अपने तीनों बेटों को कही है। इस पंक्ति का अब अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। तो पिता का क्या मानना था कि जो भौतिक संपत्ति है, जैसे सोना चांदी पैसा रुपया धन, वो क्या है? वो अस्थायी है और कभी भी वो चीजें क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। लेकिन पिता का मानना था कि यदि मनुष्य के पास में सूक्ष्म अवलोकन यानी पैनी दृष्टि और यदि तेज बुद्धि है तो वह किसी भी चुनौती किसी भी समस्या का सामना कर सकता है और हमेशा दूसरों से क्या होगा? हमेशा दूसरों से बेहतर साबित होगा। ना पिता क्या कह रहा है? पिता का मानना था कि यदि व्यक्ति के पास, उसके तीनों बेटों के पास भौतिक संपत्ति रुपया धन पैसा सोना चांदी, ये सारी चीजें तो क्या है? अस्थायी है और कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन यदि मनुष्य के पास में सूक्ष्म अवलोकन यानी पैनी दृष्टि तेज नजर और यदि तीव्र बुद्धि है तो वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती का सामना कर सकता और हमेशा दूसरों से क्या होगा? दूसरों से बेहतर साबित होगा और अपने जीवन को अच्छे तरीके से वो जी सकता है। ठीक, आगे बढ़े। ख पंक्ति, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि यानी नजरों से न बच पाए। इस पंक्ति का मतलब क्या है? देखो, इस पंक्ति का मतलब है कि हमें केवल ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं देखना चाहिए। जब भी हम कोई चीज देख रहे हैं तो केवल ऊपर ऊपर से हमें चीजों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए कारणों और बारीकियों को समझने की आदत डालनी चाहिए। जागरूक रहने से ही हमेशा ज्ञान बढ़ता है। पिताजी का क्या मानना था कि हम में जब भी कोई चीज देख रहे हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से देख दिया, उसका अच्छे से निरीक्षण करें, उसके पीछे छिपे हुए कारणों और बारीकियों को समझने की कोशिश करें। जागरूक रहने से ही हमेशा ज्ञान बढ़ता है। तो आप जब भी किसी चीज को खरीद रहे हैं, किसी चीज का अवलोकन कर रहे हैं, तो उसके हर एक पहलू को अपनी पैनी नजरों से देखने की क्या करें? कोशिश करें। डियर, आगे बढ़े। ग पंक्ति है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। अब ये पंक्ति कौन कह रहा है? ये पंक्ति कह रहे हैं वो तीनों लड़के, तीनों बालक। किससे कह रहे हैं? उस घोड़े वाले से जिसका ऊंट खो गया था। इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो यहां पर वो तीनों भाई उस घोड़े वाले से ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह वर्षों के अभ्यास, एकाग्रता और अपने आसपास के वातावरण को गौर से देखने का क्या है? परिणाम है। मतलब जब तीनों भाइयों ने ऊंट को बिना देखे ही ऊंट की जब सारी विशेषताएं उस घोड़े वाले को बता दी जिसका ऊंट खो गया था, और जब घोड़े वाला उस पर डाउट करने लगता है, तब वो तीनों भाई कहते हैं कि भाई हमने आपके ऊंट को नहीं चुराया, ये हमारी जो पैनी दृष्टि है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, इसके पीछे वर्षों का अभ्यास, एकाग्रता और वातावरण को गौर से देखने की क्या है? हमारे पास जो अद्वितीय क्षमता है, उसी का परिणाम है कि हमने तुम्हारे ऊंट को बिना देखे ही तुम्हारे ऊंट की सारी विशेषताएं तुम्हें बता दी। ठीक, आगे देखो, मिलकर करे मिलान। यहां पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2, स्तंभ 1 के अंदर जो पंक्तियां दी गई है उनका इस अध्याय के संदर्भ में क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है, उसके साथ में आपको मिलान करना है। ठीक है डियर, चलिए कैसे मिलान करेंगे? पहली पंक्ति, कुछ समय पश्चात पिता चल बचे। कुछ समय पश्चात पिता है वो चल बसे, इसका मतलब थोड़े समय के बाद पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया, उसकी मृत्यु होगी। तो पहली पंक्ति को आप किससे मिलाओगे? दूसरे वाले से। दूसरी पंक्ति देखो, हम कहीं भी क्यों न हो
भूखे नहीं मरेंगे। हम कहीं पर भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो इसको मिलाना है आपको पांचवी पंक्ति से कि हम चाहे जहां भी हो हमें खाने के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। ये किसने बात कही? तीनों भाइयों ने। तीसरी पंक्ति, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। का मतलब क्या है? तीसरी को मिलाएंगे पहले से। तीसरे को किससे मिलाएंगे? पहले से। कि घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा, यानी उस घोड़े वालों को डाउट हो रहा था कि ऊंट है वो तीन भाइयों ने ही चुराया है। चौथी पंक्ति, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चुकने देते। इसका मिलन किससे करना है? इसका मिलन करना है आपको चौथी से ही, कि बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। पांचवी पंक्ति है कि लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। का मतलब क्या है? कि लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। तो पांचवी पंक्ति का मिलान करना है तीसरे से। ठीक है डियर, आगे बढ़े। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि गोविंद लेक्चर्स चैनल के ऊपर गोविंद सर के द्वारा कक्षा 7 की नई पाठ्यक्रम के अनुसार क्लासेस शुरू कर दी गई है, वो भी बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए आगे प्रश्न है सोच विचार के लिए। कौन से प्रश्न है? सोच विचार पर आधारित प्रश्न है। देखो क प्रश्न, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था? प्रश्न क्या कह रहा है कि तीनों भाइयों ने ऊंट को बिना देखे ही उसके बारे में कैसे बता दिया था। चलिए इसका उत्तर जानते हैं कि तीनों भाइयों ने अपनी पैनी दृष्टि, तेज नजरों के अवलोकन और सूक्ष्म अवलोकन से ऊंट के बारे में बताया था। तीनों भाइयों ने अपनी पैनी दृष्टि और सूक्ष्म अवलोकन से ऊंट के बारे में बता दिया था। अब सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताई थी कि काफी बड़ा ऊंट था। तो ये कैसे पता चला था? रेत पर उसके बड़े पैरों के निशानों को देखकर बड़े भाई ने यह बताया था कि जो ऊंट है वो काफी बड़ा ऊंट है। कैसे पता चलाया? रेत पर पड़े हुए बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर। तो मजले भाई ने क्या कहा कि ऊंट एक आंख से अंधा है। क्यों? क्योंकि ऊंट ने सड़क के केवल एक तरफ दाई ओर की घास चरी थी और बाई तरफ घास वैसी की वैसी थी। तो मजले भाई ने यह अनुमान लगाया कि ऊंट है वो एक आंख से क्या है? एक आंख से अंधा है। और तीसरी बात कि महिला और बच्चा ऊंट के ऊपर बैठे थे। ये सबसे छोटे भाई ने कैसे बताया? तो जब ऊंट बैठा था उस ऊंट के बैठने के स्थान पर महिला के जूतों और छोटे बच्चे के पैरों के निशान देखकर छोटे भाई ने यह बता दिया था कि ऊंट के ऊपर एक महिला बैठी थी और उसके साथ में एक बच्चा था। ठीक है डियर, इस तरह तीनों भाइयों ने अपनी पैनी दृष्टि और सूक्ष्म अवलोकन के जरिए ऊंट की सारी विशेषताएं या ऊंट की सारी बातें ऊंट को बिना देखे ही बता दी। ठीक, आगे बढ़े। ख कह रहा है आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात पर दिया गया है? तार्किक सोच के ऊपर, अवलोकन के ऊपर या सत्यवादिता के ऊपर? लोक कथा के आधार पर समझाइए। तो देखो इस लोक कथा के अंदर सबसे ज्यादा जो महत्व है वो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग को दिया गया है। कहानी के अंत में राजा भी उन तीनों भाइयों की पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि की क्या करता है? प्रशंसा करता है। और ये लोक कथा में ये सिखाती है कि यदि हम अपने परिवेश को ध्यान से देखें और बुद्धि का प्रयोग करें तो हम कठिन से कठिन गुत्थी को भी क्या कर सकते हैं? कठिन से कठिन गुत्थी को भी बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। डियर, चलिए बढ़ते हैं आगे ग की तरफ। लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों के ऊपर डाउट किया, संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई थी? इस लोक कथा में पहले तो राजा ने भी उन तीनों भाइयों के ऊपर डाउट किया, लेकिन अंत में जाते जाते राजा ने यह मान लिया
कि ये तीनों भाई निर्दोष है, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने ऊंट को नहीं चुराया। तो राजा की जो ये सोच है ये कैसे बदल गई या क्यों बदल गई? देखिए इसका उत्तर कि राजा की जो सोच है वो तब बदल गई जब उसने उन तीनों भाइयों की क्या ली? परीक्षा ली। भाइयों ने बिना देखे ही बंद पेटी के अंदर रखे हुए कच्चे अनार के बारे में बिल्कुल सही बता दिया। जब उन्होंने इसके पीछे के तर्क, क्या तर्क दिया कि पेटी का भार बहुत कम था, है ना? जिस तरह से सैनिकों ने पेटी को रखा उससे ये ऐसा लग रहा था कि पेटी का भार बहुत कम था। फिर जब वो पेटी रख रहे थे तो ऐसा सुनाई दिया कि पेटी के अंदर कोई चीज लुढ़क रही थी। और अंत में उन्होंने देखा कि महल के ठीक बाहर एक बगीचा था और बगीचे के अंदर कच्चे अनार लटके हुए थे। उसको देखकर उन्होंने बंद पेटी के भी अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में पूरा सच सच बता दिया कि इस बंद पेटी में कच्चा अनार रखा हुआ है। और जब राजा ने इस बात को सुना और उन तीनों भाइयों ने राजा को समझाया कि उन्होंने ये कैसे बताया, तो राजा को उन तीनों के ऊपर पूरा पूरा विश्वास हो गया कि वे चोर नहीं है बल्कि वो तीनों अत्यंत बुद्धिमान हैं। और राजा ने उन तीनों भाइयों को अपने दरबार के अंदर रख दिया। डियर, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है घ। ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? प्रश्न कह रहा है कि जो ऊंट का मालिक था उसने उन तीनों भाइयों के ऊपर डाउट क्यों किया और आपके विचार से उस ऊंट के मालिक को क्या करना चाहिए था ताकि उसे अपना ऊंट जल्दी से मिल जाता? तो देखो, ऊंट के स्वामी ने उन तीनों भाइयों के ऊपर संदेह इसलिए किया था कि उसको लगा था कि बिना देखे ही कोई इतनी सटीक जानकारी नहीं दे सकता, अतः उन तीनों भाइयों ने ही ऊंट को चुराया होगा। जब उस तीनों भाइयों ने ऊंट की सारी विशेषताएं उस ऊंट के मालिक को बता दी तो ऊंट के मालिक को डाउट हो गया कि इन तीनों ने ही मेरे ऊंट को चुराया है। वरना कोई व्यक्ति बिना किसी चीज को देखे उसके बारे में कैसे इतना बेहतर बता सकता है? अब इसका सुझाव क्या है? सुझाव यह है कि उस ऊंट के मालिक को भाइयों पर क्रोध करने की बजाय उनसे यह पूछना चाहिए था कि उन्हें यह सब कैसे पता चला। यदि वह उनकी बुद्धिमानी पर भरोसा करता और उनके बताए हुए रास्ते पर तुरंत चला जाता तो हो सकता था कि ऊंट है वो उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता। जैसा उन तीनों भाइयों ने बताया था, यदि जो ऊंट का मालिक है वो उन तीनों भाइयों की बातों पर विश्वास करता और उनके बताए हुए मार्ग पर ऊंट को खोजने के लिए जाता तो हो सकता था कि उसको ऊंट जल्दी से मिल जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उसने तो तीनों भाइयों पर डाउट किया, फिर तीनों भाइयों को राजा के दरबार में लेकर गया, है ना? तो उसे ऊंट मिलने में काफी देरी हो गई। आगे बढ़े हम। पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि पिता ने अपने तीनों बेटों को दूसरे प्रकार का धन इकट्ठा करने की सलाह क्यों दी थी? इसके इससे पिता के बारे में आपको क्या क्या बातें पता चलती है? देखो, पिता है वो जानते थे कि भौतिक धन, रुपया पैसा, सोना चांदी ये खत्म हो सकता है, लेकिन आपकी तीव्र बुद्धि और पैनी दृष्टि ऐसा धन है जो हमेशा आपके साथ रहता है और आपकी प्रगति, आपकी उन्नति, आपके विकास में सहायक होता है। इससे ये चीज पता चलती है कि पिता बहुत दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाले, बहुत ज्यादा अनुभवी और कैसे व्यक्ति थे? व्यवहारिक। उन्हें अच्छे बुरे की, अपने जीवन के अनुभवों की बहुत अच्छी समझ थी और वे अपने बच्चों को आत्मनिर्भर और समझदार बनाना चाहते थे कि वो केवल और केवल धन, रुपया पैसा, सोना चांदी के पीछे न भागे। ये तो भौतिक पूंजी है जो कभी भी इकट्ठा हो सकती है और कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन पैनी दृष्टि, तेज नजर और आपकी तीव्र बुद्धि वो धन है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है और वो आपको दूसरों से हमेशा क्या रखेगा? आगे रखेगा, आपको बेहतर बनाएगा। ये बात पिताजी है वो अच्छे से जानते थे। ठीक है डियर, आगे बढ़े हम। राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय की शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए इसका उपयोग किया, पेटी का।
और इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय लेने की शैली के बारे में आपको क्या पता चलता है या आप क्या निष्कर्ष वहां से निकाल सकते हैं। देखो, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राजा एक न्यायप्रिय और बहुत ज्यादा विवेकशील शासक था। वह केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों या आरोपों के आधार पर लोगों को दंड नहीं देता, बल्कि स्वयं सत्य की क्या करता था, जांच करता था। और जांच करने में ही वो विश्वास भी रखता था कि पहले वो खुद सत्य की जांच करेगा, यदि वो उसमें दोषी पाया गया तो फिर सजा देगा। उसकी निर्णय शैली है वो साक्ष्यों यानी प्रमाण, सबूतों और क्या थी, तर्क के ऊपर आधारित थी, न कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पर। तो एक राजा को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि उसे कभी भी बिना जांच किए, बिना प्रमाण की सत्यता की जांच किए कभी किसी को दोष या दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमेशा सत्य की अच्छे से जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही दोषी को सजा मिलनी चाहिए। कभी भी दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर राजा को विश्वास नहीं करना चाहिए। डियर, आगे बढ़े हम। आप इस लोक कथा में भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? प्रश्न क्या कह रहा है, आप इस लोक कथा के अंदर भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे, आप खुद कौन सी विशेषताओं को अपने ऊपर लागू करना चाहेंगे और क्यों? तो देखें, मैं भाइयों की पैनी दृष्टि, शार्प ऑब्जर्वेशन की विशेषता को अपनाना चाहूंगा। आज के समय में हम अक्सर अपनी आसपास की छोटी मोटी चीजों को क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। यदि हम ध्यान से देखना और सोचना सीख ले तो हम जीवन की कई समस्याओं का समाधान खुद ही स्वयं ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डियर, आगे बढ़े हम। अनुमान और कल्पना से। कौन से प्रश्न? अनुमान और कल्पना से। देखो, इस बार प्रश्न बहुत ज्यादा है तो आपको ज्यादा बोरिंग नहीं होना है ना। हम सारे प्रश्न बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ज्यादा क्या नहीं होना, आपको ज्यादा बोरिंग नहीं होना है ना। बीच बीच में कमेंट भी करते जाना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, जब आप पाठ पढ़ोगे ना, पाठ की व्याख्या, बहुत मजा आएगा, है ना। अब देखो प्रश्न क्या है, अनुमान और कल्पना से। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो क्या होता? प्रश्न कह रहा है कि यदि राजा ने बिना किसी जांच पड़ताल के तीनों भाइयों को यदि सजा दे दी होती तो फिर क्या होता? तो क्या होता, देखो आपको अपनी कल्पना से लिखना है। यदि राजा बिना किसी जांच के उन तीनों भाइयों को दंड दे देता तो निर्दोष भाइयों को बिना किसी अपराध के क्या मिल जाती, सजा मिल जाती। इससे होता क्या, इससे राजा की छवि एक अन्यायी शासक की बनती और उनकी बुद्धिमत्ता का पता दुनिया को कभी भी नहीं चल पाता। और उन तीनों भाइयों की जो बुद्धि थी, जो बुद्धिमत्ता थी, उनकी जो पैनी दृष्टि थी, वो वाली गुण, वो वाली क्वालिटी, वो वाली विशेषता, उनके वो गुण दुनिया के सामने नहीं आ पाते और उनकी उन गुणों का कभी भी सदुपयोग नहीं हो पाता। ठीक, और बेमतलब उन्हें सजा मिल जाती। इससे राजा की जो छवि है, इमेज है, वो भी एक अन्यायी शासक की बनती कि वो भी लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है और उसके पास भी कोई जांचने की या ज्ञान की सीमा नहीं है। आगे बात करें ख। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया होता तो लोक कथा का अंत कैसा होता? प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि अंत में उन तीनों भाइयों ने, जो राजा ने पेटी के जरिए टेस्ट लिया था, यदि उस अनार के बारे में, उस पेटी के बारे में सही सही नहीं बताया होता तो कहानी का अंत कैसा होता? तो देखो, अगर वो तीनों भाई अनार का सही अनुमान नहीं लगा पाते तो राजा उन्हें क्या मान लेता, राजा उन्हें चोर मानकर उन्हें जेल में डाल देता। और उन तीनों भाइयों की पैनी दृष्टि की जो कला है, उस कला को कोई भी नहीं पहचानता और कहानी का अंत बिल्कुल कैसा होता, दुखद होता। उन तीनों भाइयों की जो बुद्धिमत्ता है, पैनी दृष्टि है, उनका जो कौशल था, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, वो दुनिया के सामने नहीं आ पाती और राजा उन्हें शायद अपने राज दरबार में भी नहीं रखता और उन्हें जेल के अंदर डाल देता। अगला है ग। यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन सी कठिनाई आती? क्या कह रहा है, यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने के लिए जाते तो उनके सामने कौन सी कठिनाइयां आती? देखो, उन्हें रास्ते में, उन तीनों भाइयों को रास्ते में भोजन और पानी की कमी, क्योंकि पहले से उनके पास खाना खत्म हो गया था, वो पिछले 40 दिनों से यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें रास्ते में भोजन और पानी की कमी।
हो सकता है जंगली जानवरों का खतरा, उबड़ खाबड़ रास्तों पर ऊंट के पद चिन्ह मिट जाने जैसी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता। एक तो उनके पास भोजन और पानी पहले खत्म हो गए थे, जंगली जानवरों का खतरा भी रहता क्योंकि उनका जो रेवड़ था पशुओं का वो पहाड़ों की तरफ ही गया था, और हो सकता है कि आगे पठार पर या पहाड़ी पर उबड़ खाबड़ रास्तों पर ऊंट के जो पैरों के निशान है वो भी हो सकता है मिट गए होते। ऐसी समस्याओं का उन्हें सामना जरूर करना पड़ता। आगे बात करें हम घ, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा कैसे लेते। प्रश्न कह रहा है कि यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा कैसे लेते। देखो, मैं उन तीनों भाइयों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अलग अलग फूलों की खुशबू पहचानने या किसी पक्षी की आवाज सुनकर उसका नाम बताने जैसी गतिविधियां करवाता और उन तीनों भाइयों की पैनी दृष्टि और बुद्धिमत्ता का टेस्ट लेता और उसके आधार पर ही आगे निर्णय करता। आगे देखो, शब्द से जुड़े शब्द, आपको क्या करना है, बुद्धि से जुड़े हुए शब्द और लिखने हैं, यानी बुद्धि के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्या लिखना है आपको, बुद्धि के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। देखो, बुद्धि के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं या उससे जुड़े हुए शब्द क्या हो सकते हैं। जैसे बुद्धि से जुड़ा हुआ शब्द मस्तिष्क, चतुराई, तर्क, सोच, सूझबूझ, विवेक और ज्ञान, ये सब बुद्धि से ही जुड़े हुए शब्द हैं। क्लियर। आगे देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। है ना, क्या कह रहा है, कारक, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर उन्हें पूरा करना है। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ में उनका एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह काम में लिए जाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे छठी क्लास में यदि आपने पढ़ा हो तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने में वो सारे क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। है ना, तो कारक चिन्ह क्या करते हैं, कारक चिन्ह आपके शब्दों के बीच में आपस में संबंध बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में आपस में संबंध बताते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है, वहां पर आपको कारक चिन्हों का उपयोग करना है। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मैं अपने रेवड़ों का मतलब होता है पशुओं का झुंड, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तीसरी पंक्ति देखो, राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। चौथी पंक्ति, यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने का कहा, है ना, या पेटी खोलने के लिए कहा, पेटी खोलने का कहा या पेटी खोलने के लिए कहा। ठीक है डियर, तो यहां पर आपको कारक चिन्ह लिखने थे। आगे बात करें सूचना पत्र। कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा में वह घुड़सवार है जिसका ऊंट खो गया है। क्या कल्पना करनी है कि आप इस कहानी के वही घोड़े वाले व्यक्ति है जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह पर चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर आपको क्या लिखना है, एक सूचना पत्र, है ना, कि यदि आपका ऊंट खो गया है तो आप किस तरह की सूचना बनाकर गांव गांव गली गली में चिपकाएंगे। तो देखो, आप शीर्षक क्या लिखेंगे, खोया हुआ ऊंट सूचना। सभी नगरवासियों से अनुरोध है, मेरे खोए हुए ऊंट को खोजने में मेरी मदद करें। ऊंट का प्रकार, बहुत बड़ा ऊंट, भूरे रंग का। विशेषता, एक आंख से नहीं देखता, यानी दाई आंख खराब है।
सवार मेरी पत्नी और छोटा बेटा ऊंट पर सवार थे। होने का स्थान नगर के निकट सुनसान रास्ते पर। होने का समय कुछ दिन पहले। संपर्क, यदि आपको ऊंट या मेरे परिवार के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया मुझे नगर के मुख्य चौक पर मिले या राजा के महल में संदेश भेजें। इनाम, ऊंट और मेरे परिवार को खोजने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद। आपका नाम और क्या लिखते, गुड सवार। इस प्रकार की सूचना बना के आप जगह जगह पर गांव या शहर में चिपका देते। उससे क्या होता, उससे आपका जो ऊंट है वो खोजने में मदद मिलती। जैसे आजकल कोई बच्चा वगैरह गुम जाता है तो अखबार के अंदर या जगह जगह पर पैम्पलेट लगाकर चिपकाए जाते हैं। आगे देखो, आज की पहेली। आज की पहेली, कौन है ये प्राणी, इतनी लंबी, इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे छोटे जीव होते हैं और जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। इसके पास तेज आंखें होती है जो चारों दिशाओं में देख सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, इसका उत्तर होगा, वो होगा आपका गिरगिट। क्या होगा, गिरगिट, जो परिवेश के अनुसार, स्थिति के अनुसार अपना रंग बदल सकता है। ठीक। दूसरी पहेली देखो, एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे हैं और चारों डिब्बे बराबर बराबर रखे हैं। डिब्बे हैं एक लाल रंग का, एक हरे रंग का, एक नीले रंग का और एक पीले रंग का। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है। यदि लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है और हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। देखो स्थिति को समझो। क्या प्रश्न दिया गया है कि लाल और नीला ये क्या है, पड़ोसी है। फिर हरा और पीला है वो पड़ोसी नहीं है। फिर पीला और लाल वो भी पड़ोसी नहीं है, लेकिन हरा और लाल पड़ोसी है। जब हम इन स्थिति के अनुसार डिब्बों को व्यवस्थित करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि लाल के एक तरफ तो हरा है और एक तरफ कौन सा है, एक तरफ नीला है। जब इसको सही तरीके से जमाते हैं तो देखो अंतिम उत्तर क्या आता है, अंतिम उत्तर आता है, पहला डिब्बा आपका कौन सा होगा, पहला डिब्बा है वो हरा होगा, दूसरा डिब्बा है वो लाल होगा, तीसरा डिब्बा है वो नीला होगा और चौथा डिब्बा है वो पीला होगा, है ना। और पीले डिब्बे के ठीक पास में कौन सा डिब्बा होगा आपका, वो आपका नीला डिब्बा होगा। ठीक। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 7 हिंदी विषय की नई पुस्तक के अध्याय नंबर 2 3 बुद्धिमान के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। एक भी प्रश्न मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। इस तरह की पूरी क्लास आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। सब जगह आपको लगभग आधे अधूरे ही प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।